इस रिएक्शन के लिए मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट बताता हूं। इस कंसेप्ट पर आप काफी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। देखिए, यह पर्टिकुलरली एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें सारे रिएक्टेंट जो है इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई है। डू यू नो, फॉर एयर व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट? एयर के लिए मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, क्या आप जानते हैं? माइक किसके पास है? आपको हां या ना तो बोलना ही पड़ेगा। क्या आप एयर का मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं? हां या ना? नहीं, बड़ी बुरी बात है। मैंने बहुत पहले बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री सिखाते समय एयर का मॉलिक्यूलर वेट लिखवाया है। यदि आप में से किसी को भी एयर का मॉलिक्यूलर वेट पता है तो फटाफट माइक लेकर जवाब दीजिए। इफ एनीबडी ऑफ यू रिमेंबर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, जो कि मैंने बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में डिटरमाइन करवा रखा है, लिखवा रखा है। What is the molecular weight of air? Can anybody of you guess the answer? क्या आप में से कोई भी इसको गेस कर सकता है? It would be nearly equal to molecular weight of nitrogen. इतनी बात यदि याद है तब भी आंसर याद नहीं है। देखिए, एयर में लगभग 79% नाइट्रोजन है और 20% ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28 और 28 मॉलिक्यूलर वेट वाली यह गैस, इसका परसेंटेज 79 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 और 32 मॉलिक्यूलर वेट वाली ऑक्सीजन गैस का परसेंटेज वहां पर 20। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पॉल्यूटिंग गैसेस, दे आर इन ट्रेसेस, दे आर इन नेग्लिजिबल अमाउंट। मतलब पक्का है एयर का मॉलिक्यूलर वेट 28 से अधिक होना चाहिए और 32 से कम होना चाहिए। एंड सिंस वी हैव गॉट द मेजर शेयर ऑफ नाइट्रोजन, the major percentage of nitrogen, hence the molecular weight of air must be close to the molecular weight of nitrogen. Now do you remember what is the molecular weight of air? यदि किसी के पास बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स हो तो पेजेस टर्न करें, मैंने क्लास में डिटरमाइन करवाता हूं इस चीज को। मैं इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट बताता समय 28.96 मैंने प्रॉब्लम क्लास में करवाया है। इनफैक्ट 28.96 मैंने का ये भी बताया है वेरी प्रिसाइसली द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज 29.05 समथिंग और 29 ग्राम्स पर मोल आप लिख दो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। क्या आपको प्रॉब्लम दिख गया जो मैंने कराया था? आया ना? और वहां पर मैंने एयर का मॉलिक्यूलर वेट लिखवाया भी था। जो प्रॉब्लम मैंने कराया था उसमें 28.96 लिखवाया था। फिर ये भी बताया था कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी पॉल्यूटिंग गैसेस भी होती है, उन सबके प्रेजेंस को भी हम अकाउंट करें तो 29 ग्राम पर मोल यह एयर का इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब PCl5 के लिए हम इसी समय मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करके देखते हैं। PCl5 फास्फोरस का 31, क्लोरीन का 35.5, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl5 आप कैलकुलेट कीजिए 208.5।
PCl3 का हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं. इट्स 31 प्लस 35 इंटू 3. दिस इज 136.5. ये 35.5 करना है मुझको. 35.5 इंटू 5. 35.5 इंटू 5 और इधर भी 35.5 इंटू 5. Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट 35.5 इंटू 2, दैट इज 71. Now, from this calculation, ये जो मैंने अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है कि एयर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 29 ग्राम पर मोल और PCl5 का मॉलिक्यूलर वेट 208.5, PCl3 का मॉलिक्यूलर वेट 136.5 और Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट 71. From this calculation, what is your conclusion? What conclusion do you draw? We conclude that all these gases are much heavier as compared to air. All these gases are much heavier as compared to air. एयर के मुकाबले यह सारी गैसेस काफी भारी है, हैवी है. अब एयर के मुकाबले इन सभी गैस के हैवी होने से क्या होगा जानते हो? यदि यह सारी गैसेस एयर के मुकाबले काफी भारी है तो हम एक ओपन वेसल ले लें. एक ओपन वेसल ले लें, खुला हुआ वेसल, और उसके अंदर इस तरह से आप PCl5 गैस रख दीजिए. यह PCl5 गैस और ये खुला हुआ बर्तन है. मत चिंता कीजिए, गैसेस कहीं नहीं जाएगी, कहीं पर भी ये गैसेस एस्केप नहीं कर पाएगी. जैसे एक बर्तन के अंदर पानी रखा हुआ रहता है, यदि आपने एक वेसल के अंदर पानी रख दिया तो क्या वो कहीं जाता है? कहीं नहीं. वाटर इज मच हैवियर एज कंपेयर्ड टू एयर. वहीं का वहीं रहता है. बिल्कुल इसी तरह से यह PCl5 जो कि एयर के मुकाबले काफी भारी है, यदि आपने इस वेसल के अंदर PCl5 रख दिया है तो यह PCl5 गैस कहीं एस्केप नहीं करेगी. आप इस बात को समझ जाइए कि हल्की गैसेस, एयर से यदि कोई हल्की गैस है तो वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है, मगर यदि कोई गैस एयर से भारी है तो वो नीचे ही रहती है. जैसे हाइड्रोजन गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट 2 है, यदि उसको आप एयर में छोड़ दोगे ना तो वो ऊपर की तरफ जाएगी. हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ बैलून हवा में छोड़ दोगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन हल्की गैस है. हल्की गैस होने की वजह से वो ऊपर जाती है. हीलियम गैस, हीलियम जिसका मॉलिक्यूलर वेट 4 है, मॉलिक्यूलर वेट 4 होना मतलब वो भी बहुत हल्की गैस है. ऐसी हल्की गैस को यदि आप हवा में छोड़ दोगे तो वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगेगी. यदि बैलून में आपने हीलियम गैस भर दी तो वो बैलून भी ऊपर जाएगा. जैसे मीथेन, मीथेन CH4, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो. 12 + 4 16,
16 मॉलिक्यूलर वेट भी 29 से कम है। मीथेन गैस भी एयर से हल्की है। तो मीथेन गैस को यदि आपने हवा में छोड़ दिया तो वो मीथेन गैस भी ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी। हल्की गैस ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है और भारी गैस नीचे बैठ जाती है। भारी गैस नीचे बैठ जाती है। यह PCl5 जो कि इतनी भारी है 208.5, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 208.5, एयर के मुकाबले बहुत भारी गैस हो गई। इतनी भारी गैस हो जाने पर इस गैस को यदि आपने खुले बर्तन में रखा तो भले ही ये गैस है मगर ये वेसल के अंदर, बर्तन के अंदर नीचे ही रहेगी, ये कहीं ऊपर नहीं जाएगी। और यदि आपने इसे गर्म करना चालू कर दिया, इफ यू स्टार्ट हीटिंग दिस, तो इसका डिसोसिएशन होएगा। डिसोसिएशन होकर PCl3 बनेगा और Cl2 बनेगा। अभी भी चिंता मत कीजिए क्योंकि PCl3 भी एयर के मुकाबले बहुत भारी है, Cl2 भी एयर के मुकाबले बहुत भारी है। वहां पर डिसोसिएशन होने से यह दोनों गैस बनेगी और इन दोनों गैस के बनने पर वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, स्पेस ऑक्यूपाइड भी बढ़ जाएगा, मगर यह गैस कहीं बाहर नहीं जा पाएंगी क्योंकि एयर के मुकाबले बहुत भारी है। ये वही वेसल में ही रही। इस तरह से इस रिएक्शन को आप ओपन एटमॉस्फेयर में कर सकते हो। दिस इज इन ओपन एटमॉस्फेयर। This is in open atmosphere at constant pressure. कांस्टेंट प्रेशर पर ओपन एटमॉस्फेयर में इस रिएक्शन को करा जा रहा है। कांस्टेंट प्रेशर पर ओपन एटमॉस्फेयर में इस रिएक्शन को बड़ी आसानी से करा जा सकता है क्योंकि इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व सारी ही गैसेस एयर के मुकाबले बहुत भारी है जो एस्केप नहीं करती। इस बात को समझो। मैं आपको एक इवेंट बताता हूं। भोपाल गैस ट्रेजेडी, हैव यू हर्ड ऑफ इट? भोपाल गैस ट्रेजेडी किस ईयर में हुई थी? क्या हुई थी वह ट्रेजेडी? क्या आपको यह बात पता है? इट्स इवेंट, इट्स जो एक ऐसी दुर्घटना थी जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट पर आने वाला हूं। सबसे पहले कौन से ईयर में हुई थी? डू यू नो दैट? जनरल नॉलेज। कौन बनेगा करोड़पति? ना ना ना, 2 साल थोड़ा लेट बोल रहे हो, अर्ली कर दो 2 साल। कौन बनेगा करोड़पति? कौन से ईयर में हुई थी? इट वॉज द ईयर 1984। वो जो ईयर था 1984 था एंड द कंपनी नेम वॉज, इट वॉज यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड उस कंपनी का नाम था। द ओनर वॉज सिटीजन ऑफ यूएसए, जो आज भी यूएसए में ही है। और दिस कंपनी वॉज इनटू द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। ये जो कंपनी थी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन करती थी और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में one of the intermediate, one of the gas that was used in order to manufacture that fertilizer was methyl isocyanide. Do you know what is the formula of this methyl isocyanide? इस मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला मिथाइल, मिथाइल तो आपको पता ही है। आइसोसाइनेट, इट्स नहीं, वो साइनेट हो जाता है, मिथाइल साइनेट। मिथाइल तो CH3 हो गया, आइसोसाइनाइड मतलब NC, CH3NC। मिथाइल साइनाइड होता है CH3Cl और मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है CH3NC।
This is the structure. CH3N double bond C and then coordinate bond like this. Now, क्या इसी समय आप इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करके अभी मुझे बताओगे? इस मिथाइल आइसोसाइनाइड का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? What is molecular weight of this methyl isocyanide? What? Pardon? 41. पक्का सही कैलकुलेट करना. इसका मॉलिक्यूलर वेट 12 प्लस 3 प्लस 14 प्लस 12. मैं एक बार स्वयं भी कैलकुलेट करूंगा. 12 प्लस 12 24 27 41. बिल्कुल सही. 41. इसका मॉलिक्यूलर वेट है 41. अब मुझे बताओ कि यह एयर के मुकाबले भारी है या हल्की है? एयर के मुकाबले यह भारी है या हल्की है? इज इट हेवियर देन एयर और लाइटर देन एयर? अरे जवाब दो. ऑफ कोर्स इट्स हेवियर. एयर का मॉलिक्यूलर वेट 29, मिथाइल आइसोसाइनेट का मॉलिक्यूलर वेट 41. This is definitely a heavier gas as compared to air. Now what happened in that accident was, उस फर्टिलाइजर प्लांट में यूनियन कार्बाइड में रात के 12 बजे या 1 बजे, मतलब इट वॉज मिडनाइट में वहां पर उस प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक होने लगी. और जब यह मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक होगी, यू कैन अंडरस्टैंड, सिंस इट्स हैवियर देन एयर, it would occupy lower atmosphere and it would displace oxygen and nitrogen gas in upward direction. जब यह मिथाइल आइसोसाइनाइड वहां पर लीक हुई तो इस मिथाइल आइसोसाइनाइड ने एटमॉस्फेयर के नीचे का जो हिस्सा है उसको ऑक्यूपाई करना चालू कर दिया और नीचे से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को ऊपर की तरफ पुश करना, ऊपर की तरफ धकेलना चालू कर दिया. 3-4 घंटे तक वह गैस लीक हुई थी और उस 3-4 घंटे के दौरान इतनी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी कि भोपाल में लगभग 1 लाख की आबादी जहां लेटी थी, जैसी लेटी थी, वो वहीं की वहीं सफोकेशन से मर गई. दे कुड नॉट रिएक्ट. उनको कुछ समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा, बस दम घुटता रहा. लाखों, ऑफिशियली तो उनने डिक्लेयर करा था कुछ 20-25 हजार मरे, मगर ऑफिशियली डिक्लेरेशन में और वास्तविकता में भारी डिफरेंस था. वहां लाखों मरे थे और कई सारे जो परमानेंटली डिसेबल हो गए थे ड्यू टू दैट. सिंस इट्स अ पॉइजनस गैस, इससे फेफड़ों पर असर होता है, लंग्स पर असर होता है. कई को वहां पर परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई थी. और जनरली इस गैस की रिएक्शन हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डिसोसिएट हो जाता है. मगर सुबह 4 बजे 5 बजे जब तक धूप होती है और जब तक ये डिसोसिएट होके इसका असर कम होता, तब तक वहां पर एक हैवक क्रिएट हो चुका था. वहां पर काफी सारा नुकसान ऑलरेडी हो चुका था, जान का खासकर. अब जो ज्यादा असर हुआ वो निचली बस्ती में जो लोग रहते थे. भाई भोपाल भी बहुत ऊपर नीचे है, कुछ काफी ऊंचाई पर है, पहाड़ी पर है, कुछ नीचे है. तो जो लोग ऊंचाई पर पहाड़ी पर रहते थे उन पर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि वहां तक वो शायद मिथाइल आइसोसाइनेट पहुंच ही नहीं पाई.
मगर जो लोग निचली बस्ती में रहते थे, जो नीचे थे, और चूंकि इस गैस ने नीचे की एरिया को ऑक्यूपाई करा था, तो निचली बस्ती में रहने वाले लोग वो काफी ज्यादा असर हुए थे। निचली बस्ती में जनरली गरीब लोग रहते, गरीब लोगों पर जो जनरली झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वो जनरली किसी कोई पुलिया के नीचे रहते हैं, कोई नाले के आसपास, कोई तालाब के आसपास अपना घर बना लेते हैं, कच्चा घर बना लेते हैं। इस तरह से जो लोग रहते हैं उनको कुछ ज्यादा ही असर हुआ। और खास बात, उन लोगों की तो कोई गिनती भी नहीं होती है, उनके तो वोटर आईडी कार्ड भी नहीं होते, उनके तो कोई राशन कार्ड भी नहीं होते, तो कुछ पता भी नहीं लगा कितने मरे, कौन मरे। ऑफिशियली रिकॉर्ड्स में सिर्फ उनका आया, भाई जिनके राशन कार्ड बने थे, जिनके आई कार्ड बने थे, उनके ऑफिशियली नाम आ गए, बाकी के नाम भी नहीं आए। दैट वाज रियली एक ऐसा इंसिडेंस था मध्य प्रदेश में जिसकी लिए आज भी चर्चाएं होती है, और जिसके लिए आज भी इनफैक्ट उसी यूनियन कार्बाइड को टेक ओवर करा था ड्यूपॉन्ट ने। अभी इनिशियली यूनियन कार्बाइड को ड्यूपॉन्ट ने टेक ओवर कर रखा है। तो अवर ग्रीवियंस इज दैट कि यदि ड्यूपॉन्ट इस तरह की कंपनी को, बिकॉज यूनियन कार्बाइड बिहेव्ड वेरी इरेस्पॉन्सिबली। भाई यदि आपके यहां दुर्घटना हुई है तो आपको पोलाइटली माफी मांगना चाहिए, आपको जो भी उस एक्सीडेंट में जो सफर करे हैं उनकी मदद करनी चाहिए, और यू शुड टेक केयर ऑफ दोज पीपल। बट द बिहेवियर ऑफ यूनियन कार्बाइड वाज, they never regretted for it, they never apologized for it, और in fact वो पर्सन वहां से जो ओनर थे वो तो रातों रात फरार हो गए, और फरार होने के बाद बहुत लंबे समय तक यूनाइटेड नेशन की कोर्ट में वह केस चलता रहा। देयर दे नेवर अपोलोजाइज, दे नेवर रेग्रेटेड, और उन्हें तरह तरह की बातें बनाई। दैट्स वाई उनके साथ में किसी तरह की सिंपैथी नहीं है। दैट्स वाई यूनियन कार्बाइड को जो दूसरी कंपनी टेक ओवर करी है ड्यूपॉन्ट, उसके साथ भी कोई सिंपैथी नहीं है। उसको भी हम बड़े ऐसे नजरों से देखते हैं दैट दिस आर क्रूकेड एंड विकेड पीपल। इसीलिए ओलंपिक में जब ड्यूपॉन्ट स्पॉन्सर कर रही थी, इंडियंस ऑलवेज अपोज दैट थिंग कि ड्यूपॉन्ट की स्पॉन्सरशिप नहीं ली जाए। दैट इज नॉट अ कंपनी जो ओलंपिक्स में स्पॉन्सर करे। ऑल दिस वे द इवेंट, ठीक है ना। एनीवे जो मैं समझाना चाहता हूं दैट इज कि एक भारी गैस किस तरह से लोअर एटमॉस्फेयर को ऑक्यूपाई कर। इसी तरह का एक एक्सीडेंट इंदौर में भी हुआ था। लाइक हम हमेशा कहते हैं कि कभी भी गहरे कुएं में कभी भी ना उतरे बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट। खासकर यदि कुएं में कचरा पड़ा हुआ हो, गंदगी पड़ी हुई हो, तो कभी भी उस कुएं में ना उतरे। एक बार कुछ ऐसा ही हुआ, इंदौर का ही कुछ 10-15 साल पुराना किस्सा है। डॉक्टर थे, एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज टू नो कि एक डॉक्टर ने ऐसा करा। उन डॉक्टर का घर था और घर में कुआं था। वो कुआं जो है वो पूरे मोहल्ले के लिए एक कूड़ेदान हो चुका था। सभी मोहल्ले वाले उसमें कचरा फेंक दिया करते थे, और उस कुएं में जो है पानी कम, कचरा ज्यादा पड़ा रहता। तो वंस उन डॉक्टर साहब को बिल्कुल ऐसा लगा कि यार इस कुएं की गंदगी को साफ करते हैं। उन्हें किसी को बुलाया होगा, किसी को करने के लिए कहा होगा, बट नोबडी, उनको मिला नहीं होगा। तो उनको बड़े जोश जोश में वो खुद बोले कि मैं खुद ही इस कुएं के अंदर उतरता हूं और साफ करता हूं। उन्होंने अपने नौकर को ऊपर खड़ा करा और स्वयं कुएं में जो उतरने के लिए स्टेप्स बनी हुई थी, उन स्टेप्स के सहारे वो नीचे उतर गए। अंदर जो था वो गहरा था और कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा था। जैसे ही वो डॉक्टर उतरे तो वहीं के वहीं वो बेहोश होकर गिर पड़े, और वो वहीं के वहीं बेहोश होकर गिरे। तो घर वालों ने कहा कि क्या हुआ, क्या हुआ। उन्हें नौकर को बोला कि तू जाके उतर, उनको लेकर आ। वो नौकर भी बिना सोचे समझे उस कुएं में सीढ़ियों के सहारे उतर गया, और वो उतरा और वो भी वहां बेहोश होकर। उसके बाद घर वालों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड के सहारे उनको ऊपर उठाया। ऊपर क्या उठाया, उनकी डेड बॉडी ऊपर उठाई गई। नीचे कुएं में दोनों के दोनों
मर गए थे। और एक बड़े आश्चर्य की बात थी कि डॉक्टर जैसे पर्सन को ये बात समझ में नहीं है। हुआ जो इवेंट था दैट इज, भाई कहीं पर भी हुआ है वहां पर आप गंदगी फेंकते जा रहे हो तो वहां पर तरह तरह की गैसेस, उनका केमिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, बायोडिग्रेडेशन हो रहा है। उस बायोडिग्रेडेशन के दौरान तरह तरह की गैसेस वहां पर निकल रही है। तरह तरह की गैसेस जो निकलती हैं, भाई मिथेन निकलती है। मिथेन गैस यदि निकली तो ऊपर उड़ जाएगी क्योंकि हल्की है। मगर यदि वहां पर डिग्रेडेशन के दौरान SO2 गैस निकली, H2S गैस निकली, NO2 गैस निकली, NO गैस निकली, इस तरह की गैसेस यदि निकल रही है तो ये सारी गैसेस तो एयर से भारी होती है। यदि यह सारी गैसेस एयर से भारी है तो होगा क्या? भाई यह कुआं है, नीचे कुछ भी हो, सब गंदगी पड़ी है और इनका बायोडिग्रेडेशन हो रहा है। इनके बायोडिग्रेडेशन से जो गैसेस निकल रही हैं, हल्की गैसेस तो ऊपर ट्रेवल कर जाएंगी, जो भारी गैसेस होंगी वो इसी कुएं के अंदर नीचे इधर इकट्ठी होती चली जाएंगी। वो कुएं के ऊपर भी नहीं आएगी, वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को तो ऊपर डिस्प्लेस कर देगी, मीथेन जैसी गैसेस और ऊपर चली जाएंगी, मगर इस तरह की भारी गैसेस वहीं की वहीं रह जाएंगी। इस तरह की भारी गैसेस के वहीं रह जाने से यदि कोई पर्सन इस कुएं में नीचे उतर जाए और वो उस एरिया में पहुंच जाए जहां ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई सभी पर्सन 3 सेकंड तक ही होश में रह सकता है। 3 से 4 सेकंड के अंदर वह बेहोश हो जाएगा, 10 से 15 सेकंड के अंदर वह मर जाएगा। यदि आप इस कुएं में उतर गए और 3 सेकंड तक आपको यह नहीं सूझ पड़ा कि आप सफोकेट हो रहे हो, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो तेजी से आपको ऊपर जाना चाहिए। 3 सेकंड तक यदि आप इस एनवायरनमेंट में रह गए तो आप बेहोश हो जाओगे, 10 सेकंड के अंदर आप मर जाओगे। और यही इवेंट वहां पर हुआ था जब वो डॉक्टर साहब इस कुएं में उतरे तो उस जोन में चले गए जहां ऑक्सीजन नहीं। जानते हो, इसी चीज को अवॉइड करने के लिए व्हाट डू ब्रिलियंट पीपल सजेस्ट? क्या आप में से कोई भी मुझे बताएगा, यदि आपके घर में कुआं है और उसका पानी पीने योग्य है, इस बात को एंश्योर करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? एनीबडी हु कैन से, जो बहुत पुराने लोग कह गए हैं, जिसको आज भी फॉलो करा जाता। यदि घर में कुआं है, गहरा कुआं है, उसमें पानी है और वो पानी पीने योग्य है, इस बात को एंश्योर करने का सबसे सही तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका, सबसे आसान तरीका है, आप उस कुएं में कछुआ छोड़ दीजिए। यदि वह कछुआ, द टॉर्टोइस, वो उस तालाब में जीवित रहता है तो वह पानी पीने योग्य है। और यदि वह कछुआ मर जाए, इसका मतलब यह समस्या वहां पर आ चुकी है, वहां पर गंदगी इकट्ठी हो चुकी है और उस गंदगी से, ध्यान रहे, कछुआ सांस लेने हमेशा पानी के सरफेस पर आता। यदि कछुआ तालाब के अंदर जीवित है, इसका मतलब वह सरफेस पर आ रहा है, सांस ले रहा है और सरफेस पर उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है। इसका मतलब वहां पर कोई भी इस तरह की गैसेस इकट्ठी नहीं हो रही है। इसका मतलब वहां पर कोई बायोडिग्रेडेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब वहां पॉइजनस गैस, हार्मफुल गैसेस नहीं है। और यदि वहां पर गंदगी इकट्ठी हो रही है, बायोडिग्रेडेशन चल रहा है,
हार्मफुल गैसेस इकट्ठी हो रही है, हायर मॉलिक्यूलर वेट वाली गैसेस इकट्ठी हो रही है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन को ऊपर धकेलेंगी और नीचे इकट्ठी हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में वहां पर जो कछुआ आपने छोड़ा है वो मर जाएगा। तो बेस्ट तरीका होता कि कुएं में आप जीवित कछुआ छोड़ दीजिए, तपस्या देखते रहिए कि वो मस्ती से अपना तैर रहा है और वो जीवित है, उसको वहां पर जो उसके खाने पीने का सामान है वह भी मिल रहा है और ऑक्सीजन भी मिल रही है, फ्रेश ऑक्सीजन उसको मिल रही है। इसी तरह का एक इवेंट अफ्रीका में हुआ था, मैंने आपको शायद बताया भी है गैशियस स्टेट प्रोसेस में। अफ्रीका में वंस इट हैपेंस कि एक तालाब था, फ्रेश वाटर लेक था, और उस तालाब के ठीक किनारे एक कबीला था। जनरली कहीं पर भी तालाब होता है, नदी होती है, फ्रेश वाटर होता है, पीने लायक पानी होता है, तो उसके पास में बस्ती कबीला बन ही जाता है। बिल्कुल उसी तरह से उसके पास में एक जनजाति का एक कबीला बन गया था, लगभग 2000 की आबादी थी। एंड वंस इट हैपेंड कि उस कबीले का एक व्यक्ति गांव से, कबीले से बाहर गया, दूर गया किसी काम से। बाकी सब कबीले वाले वहीं थे, जो भी अपना दैनिक काम था वो कर रहे थे। सिर्फ ये एक व्यक्ति बाहर किसी वजह से गया होगा, घूमने फिरने, घुमक्कड़ रहा होगा। और जब वह लौट कर आया, देन व्हाट ही सीन वाज, उसके कबीले वाले सारे जो जहां था जैसा था वहीं के वहीं मरे पड़े, एक भी व्यक्ति जीवित नहीं है। पूरा का पूरा कबीला मरा हुआ, जो जहां था जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसे ही मरा पड़ा। कहीं किसी तरह के कोई घटना का वहां पर कुछ भी निशान नहीं दिख रहा, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वहां क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। बस यह है कि एक व्यक्ति जो बैठा है तो बैठा हुआ मरा है, एक व्यक्ति चल रहा था तो चलते चलते गिर गया है, एक व्यक्ति खा रहा था तो खाते खाते वहीं का वहीं गिरा पड़ा है। जो जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसे ही है, और बस मर गया। और खास बात यह भी साफ समझ आ रहा है कि किसी को कोई रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या था। और काफी समय तक यह अखबारों में आता रहा और काफी लोग वहां, यूरोपियन रिसर्चर्स वहां पर पहुंचे उस बात को समझने के लिए। 4-5 दिन के बाद समझ में आया, when they analyzed the lake water, जब उनने वो जो तालाब के पानी था उसका एनालिसिस करा, what they found was the lake water was saturated with sulfur dioxide gas। वह जो लेक वाटर था, तालाब का जो पानी था, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस से सैचुरेटेड था। इस बात से उनको समझ में आ गया जो इवेंट हुआ होगा। द इवेंट वॉज, तालाब के बॉटम में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। वॉल्केनिक इरप्शन किसी पहाड़ वहाड़ पे होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस जगह पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था तालाब के नीचे। तालाब के नीचे ज्वालामुखी फटा और उस वॉल्केनिक इरप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बबल्स बाहर आए। जमीन के अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस जमीन को फाड़ते हुए वॉल्केनिक इरप्शन में बाहर आई। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी, ये जमीन से बाहर आ गई, तालाब के पानी से हल्की थी। तालाब के पानी से हल्की होने की वजह से तालाब के पानी के ऊपर आ गई। जब ये तालाब के पानी के ऊपर आई तो पूरा तालाब का पानी सल्फर डाइऑक्साइड से सैचुरेट भी हो गया, जितनी डिजॉल्व हो सकती थी होगी। और उसके सैचुरेट हो जाने के बाद जो सरप्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी वो तालाब के पानी के ऊपर आ गई, मगर एयर से भारी थी। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूलर वेट है 32 + 32 64। एयर से भारी है। एयर से भारी होने के कारण इसने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नाइट्रोजन को ऊपर धकेल दिया और लोअर एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस ने ढक लिया। लोअर एटमॉस्फेयर ने तब पूरी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस से ढक लिया। तो उस तालाब के किनारे जो कबीला था, उस कबीले वासियों को रिएक्ट करने का समय नहीं मिला। जो जहां था जैसा था वैसा का वैसे ही मर गया। ओवर द टाइम पीरियड वो गैस डिफ्यूज होती गई, फैलती चली गई और फिर उसका असर कम होता गया। सनलाइट में काइनेटिक एनर्जी मिलती है और गैस फैलती चली जाती है। मगर कुछ
चंद मिनटों में ही वो जो उसके आसपास का कबीला था वो पूरा ऐसा कैसे ही मर गया। सच ए टाइप ऑफ इवेंट जनरली अकर जब हम हैवियर गैस को ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो हैवियर गैस हमेशा लोअर एटमॉस्फेयर को ऑक्यूपाई करती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को ऊपर धकेल देती है। यह मैंने इसलिए बताया है क्योंकि यह रिएक्शन भी इसी कंडीशन पर कराई जा रही है। हम जो PCl5 वाली रिएक्शन की बात कर रहे हैं यह रिएक्शन भी इसी कंडीशन पर कराई जा रही है और इसको ओपन एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट प्रेशर पर कराया जा सकता है। अब इस केस में वहां क्या होगा जरा देखिए। हम कहते हैं डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मीन्स डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मास इज अ कांस्टेंट। किसी भी रिएक्शन के दौरान मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास न बढ़ता है न घटता है। सिर्फ PCl5 डिसोसिएट हो रहा है तो जितना भी PCl5 डिसोसिएट हुआ, जितने भी ग्राम्स PCl5 डिसोसिएट होंगे उतने ही ग्राम्स PCl3 और Cl2 के बन जाएंगे। किसी भी रिएक्शन के दौरान मास हमेशा कांस्टेंट है। इनिशियली जो टोटल मास है वही फाइनली टोटल मास होएगा। मास इज ऑलवेज कंजर्व ड्यूरिंग एनी केमिकल प्रोसेस और ड्यूरिंग एनी फिजिकल प्रोसेस। मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट्स ऑलवेज कंजर्व। केमिकल रिएक्शन के दौरान मास कांस्टेंट रहता है, इसलिए डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब एट कांस्टेंट प्रेशर हम गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT लिख सकते हैं और एट कांस्टेंट प्रेशर जरा देखिए प्रेशर कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि ओपन एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं। ओपन एटमॉस्फेयर में करने की वजह से प्रेशर कांस्टेंट है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट, तो हम कहते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो हम कह सकते हैं डेंसिटी विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, density would be also said to be inversely proportional to number of moles. इस रिएक्शन के दौरान इनिशियली डेंसिटी कुछ और होगी, फाइनली डेंसिटी कुछ और होगी, क्योंकि इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स कुछ और है, फाइनली नंबर ऑफ मोल्स कुछ और है। और डेंसिटी को रिलेट करने के लिए हम क्या कह देंगे, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट मास एंड प्रेशर। कांस्टेंट मास एंड प्रेशर के लिए डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब हम कहेंगे हेंस इनिशियल डेंसिटी अपॉन initial density upon final density is initial density upon final density is final number of moles upon initial number of moles. अब इनिशियल डेंसिटी हम कैपिटल D लिख देते हैं, फाइनल डेंसिटी हम स्मॉल d लिख देते हैं। फाइनल नंबर ऑफ मोल्स A into 1 plus alpha, initial number of moles A से A cancelled and finally we'll write capital D upon small d is 1 plus alpha.
Here capital D is initial vapor density of PCl5. मैं इधर ऊपर लिखता हूं इस चीज को. कैपिटल D is vapor density of PCl5. Vapor density of PCl5, and small d is vapor density of equilibrium mixture. कैपिटल डी तो वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 है और स्मॉल डी वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर. वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 क्या होगा? इट्स मॉलिक्यूलर वेट बाय 2. इट्स मॉलिक्यूलर वेट बाय 2. और वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर वो हमेशा प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा. हम यह कंसेप्ट इस रिएक्शन के लिए हमेशा लगा सकेंगे. मैं दोबारा समझाता हूं क्या हो रहा है. देखिए इनिशियली वहां सिर्फ A मोल्स ऑफ PCl5 है, तो इनिशियली आप क्या देखोगे कि यह PCl5 गैस थोड़ा कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी. ये नीचे तक होगी, बस यहां तक होगी. इनिशियली PCl5 गैस सिर्फ यहां तक होगी. A moles of PCl5 in occupying this much volume. अब जब रिएक्शन होएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन के होने से वहां पर जहां पहले A मोल्स थे वहां पर A प्लस A अल्फा मोल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे. जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होती है. प्रेशर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है. नंबर ऑफ मोल्स के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा. जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम किस तरह से बढ़ेगा कि यहां तक पहले PCl5 गैस थी, नंबर ऑफ मोल्स के बढ़ जाने से PCl3, Cl2 और PCl5 मिलकर थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे. वो ऊपर तक आ जाएंगे, इस तरह से ऊपर तक आ गए. वॉल्यूम बढ़ गया. वॉल्यूम इसलिए बढ़ा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. अब हम कहते हैं डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. मास में तो कोई फर्क नहीं आया ना, क्योंकि रिएक्शन के दौरान टोटल मास न बढ़ता है ना घटता है. मास इज ऑलवेज कंजर्व. मोल्स बढ़े या घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मास तो हमेशा फिक्स क्वांटिटी है. तो वॉल्यूम के बढ़ जाने से मास कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम के बढ़ जाने से डेंसिटी कम हो जाएगी, बिकॉज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. मास इज कांस्टेंट, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. यदि मास और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो गए तो, जो कि है इस कंडीशन. डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स मींस इनिशियल डेंसिटी अपॉन फाइनल डेंसिटी इज फाइनल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ. तो हम कहते हैं इनिशियल डेंसिटी इज इनिशियल वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5, क्योंकि इनिशियली सिर्फ PCl5 लिया है. इनिशियल डेंसिटी में इनिशियल वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5. फाइनल डेंसिटी इज फाइनल वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स. फाइनल नंबर ऑफ मोल्स इज दिस A into 1 plus alpha और इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज A से A कट गया. कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज 1 प्लस अल्फा. यह इस रिएक्शन के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है. इस पर काफी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे आपको, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव्स भी. कैपिटल डी हमने लिखा है वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5. दिस वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 दिस वुड बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2. कैपिटल डी इज वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5, it would be equal to molecular weight upon 2. Small d is vapor density of equilibrium mixture. ये प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा. हम इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके अल्फा हमेशा निकाल सकते हैं, और अल्फा निकल गया
तो आगे के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। दिस इज अ रिएक्शन वेयर डेल्टा एनजी इज अ पॉजिटिव वैल्यू, और इसके लिए यह सारे कंसेप्ट है। बड़े ध्यान से देखिए और इसे नोट डाउन